ओके। हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है करंट असेट्स। टॉपिक स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देख सकते हो क्या टॉपिक है हमारा। करंट एसेट्स। क्लियर है? तो करंट असेट बेसिकली क्या चीज़ है, अगर हम ढंग से देखें तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखो स्क्रीन पे। क्या है डेफिनेशन? कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स। अगर आप देखो, करंट असेट्स आर दोज असेट्स, करंट असेट्स वो एसेट्स हैं विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो पहले से ही कैश की फॉर्म में है या बैंक बैलेंस की फॉर्म में है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो या तो पहले से ही कैश की फॉर्म में है, यानी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। भाई बैंक में भी पैसा ही पड़ा है, ठीक है, तो वो कैश की फॉर्म में हो गया एक तरह से। तो करंट असेट्स कौन सी असेट्स हैं? करंट असेट्स वो एसेट्स हैं, तो वो जो या तो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है, कैश या बैंक बैलेंस की फॉर्म में है, और अगर कैश की फॉर्म में नहीं भी है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी करंट असेट कौन सी एसेट्स हैं? करंट असेट्स हैं कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इसके अलावा वो चीजें जो अभी तो कैश के रूप में नहीं है, कैश की फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अगर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इनको अपन करंट असेट्स ही बोलेंगे। तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, जो पहले से ही कैश या बैंक बैलेंस के रूप में है, और अगर कैश या बैंक बैलेंस के रूप में नहीं है, तो 1 साल के अंदर अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी करंट असेट्स बेसिकली कैश ओरिएंटेड असेट है। क्या है? कैश ओरिएंटेड असेट। सर क्या मतलब हुआ कैश कैश ओरिएंटेड असेट्स का? यानी ये जो है असेट्स, ये या तो कैश है, क्या है, या तो कैश के रूप में है, और अगर कैश के रूप में नहीं है तो भी हम इसको करंट असेट बोलेंगे, अगर ये साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज जो पहले से ही कैश के रूप में, यानी कैश बैलेंस, वो करंट असेट है। और उसके अलावा वो दूसरी एसेट्स, वो दूसरी चीजें जो अभी तो कैश के रूप में नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर सर्टेनली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उन उन प्रॉपर्टीज को, उन चीजों को भी हम करंट असेट्स ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, करंट असेट्स क्या है? कैश और कैश ओरिएंटेड असेट, यानी कैश के रूप में अवेलेबल बैलेंस, और दूसरी चीजें जो अभी तो कैश में नहीं है, लेकिन वो साल भर के अंदर अंदर पक्का है कि कैश में बदल जाएंगी। जैसे स्टॉक। अब समझना, तो क्या है करंट असेट्स? करंट असेट्स कुछ भी नहीं है सर। करंट असेट कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस के अलावा वो चीजें हैं जो अभी तो कैश के रूप में नहीं है, लेकिन साल भर के अंदर अंदर पक्का है कि कैश में बदल जाएंगे, चाहे 1 दिन में, चाहे 2 दिन में, चाहे 10 दिन में, लेकिन मैक्सिमम टाइम है साल भर। साल भर के अंदर अंदर सर्टेनली ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ऐसी असेट्स को हम करंट असेट्स बोलते हैं। क्लियर है? जैसे स्टॉक, है ना। अब स्टॉक अभी कैश के रूप में नहीं है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, स्टॉक जो है अभी फिलहाल कैश के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे? डे टू डे बेसिस पे हम इसे सेल करते हैं। हम रोजाना इस स्टॉक को सेल करते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम ही है गुड्स बेचना या स्टॉक बेचना, ठीक है। तो हम जब इसे सेल करेंगे, तो जब हम स्टॉक बेचेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास कैश आ जाएगा, ठीक है। तो करंट असेट्स क्या है? ऐसी असेट्स जो पहले से ही कैश के रूप में है, कहने का मतलब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इसके अलावा वो चीजें जो अभी तो कैश के रूप में नहीं है, लेकिन जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक अभी कैश के रूप में नहीं है, लेकिन जब हम स्टॉक बेचेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में?
तो इनको हम बोलते हैं करंट असेट्स। क्लियर है? तो क्या है करंट असेट्स? करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो पहले से ही कैश के रूप में है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी करंट असेट वो असेट है जो पहले से ही या तो कैश के रूप में है, और कैश के रूप में अगर नहीं भी है तो अगर वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम ऐसी असेट्स को भी करंट असेट्स ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक। स्टॉक एट प्रेजेंट कैश के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसे जल्दी ही बेचेंगे और किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये भी करंट असेट का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको आगे और फर्दर क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से, है ना, और देखते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। ओके, तो अब आप देखें करंट असेट्स को और किस किस नेम से जानते हैं। तो ये सबको अच्छे से याद रखना है। ये आपके शायद बुक्स में गिवन नहीं है, बट हमें याद रखना है। करंट असेट्स आर ऑल्सो नॉन एज, करंट असेट्स को और किस किस नेम से अपन जानते हैं? करंट असेट्स आर ऑल्सो नॉन एज फ्लक्चुएटिंग एसेट, दूसरा नाम है फ्लोटिंग एसेट। ओके, वेट a second. ओके, सो करंट असेट्स आर ऑल्सो नॉन एज फ्लक्चुएटिंग असेट्स, एक नाम, दूसरा नाम फ्लोटिंग असेट्स, और तीसरा नाम सर्कुलेटिंग असेट्स। करंट असेट्स को हम फ्लक्चुएटिंग असेट्स भी कहते हैं, फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं, और सर्कुलेटिंग असेट भी कहते हैं, FFC। फ्लक्चुएटिंग, एफ से फ्लक्चुएटिंग, वापस एफ से ही एक और नाम है फ्लोटिंग असेट्स, और एक सर्कुलेटिंग असेट्स। क्यों कहते हैं अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो ठीक है, एक तो इसको याद करना है। अब करंट असेट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? देखो स्क्रीन के ऊपर क्या क्या एग्जांपल नजर आ रहे हैं आपको। एग्जांपल्स ऑफ करंट असेट्स, पहला एग्जांपल है स्टॉक। क्या है पहला एग्जांपल? स्टॉक। दूसरा डेटर, तीसरा बीआर, है ना, बिल्स रिसीवेबल, इसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। चौथा एग्जांपल अक्रूड इनकम, या इसका नाम है इनकम रिसीवेबल, इसको इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं, या तो अक्रूड इनकम बोल दो या इनकम रिसीवेबल बोल दो। अगला है प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक ही बात है, या तो प्रीपेड एक्सपेंस लिखो और या फिर क्या लिखो? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, है ना, दोनों सिनोनिम है, एक ही चीज है। ओके, सो ये चीज है करंट असेट्स के एग्जांपल्स। कितने एग्जांपल हो गए अभी? 1 स्टॉक, डेटर, बीआर, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स। क्लियर? तो ये आपको लर्न करने हैं। ओके, अब हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, है ना, कि डेटर्स क्या चीज है, बीआर क्या चीज है, अक्रूड इनकम क्या होता है, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है ना। और फिर हम समझेंगे इसको सर्कुलेटिंग असेट्स क्यों बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग असेट्स क्यों बोलते हैं, फ्लोटिंग असेट्स क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, सो करें स्टार्ट। एग्जांपल्स ऑफ करंट असेट्स। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? स्टॉक। अब समझो स्टॉक क्या होता है, क्या चीज है स्टॉक? स्टॉक बेसिकली कुछ नहीं है, जो गुड्स हमने सेल करने के लिए हमारे बिजनेस में रखी हुई हैं, जो अनसोल्ड गुड्स हैं हमारे पास अभी अवेलेबल, वही हमारे लिए स्टॉक है। ओके, तो स्टॉक क्या चीज है, इस पे एक अलग से टॉपिक और मैं बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन अलग से लेंगे अपन। तो स्टॉक अभी ये समझ लो कि जो अनसोल्ड गुड्स हमारे बिजनेस में अवेलेबल है अभी, जिनको अपन ने बेची नहीं है, जो बेचने के लिए अवेलेबल है, दैट इज स्टॉक। क्लियर है? वो हमारे पास में स्टॉक है। अब ये करंट असेट्स कैसे है? हम करंट असेट्स के अंदर किन चीजों को रखते हैं? उन चीजों को रखते हैं जो पहले से या तो कैश के रूप में है ना, जो पहले से किस रूप में है? या तो पहले से ही कैश के रूप में है। और अगर पहले से कैश के रूप में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पक्का होना चाहिए कि वो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऐसी चीजों को भी अपन करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कैश और कैश ओरिएंटेड चीजें। क्या चीज? कैश या कैश ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब कैश में बदल जाएंगी जो। तो जैसे स्टॉक है, स्टॉक अभी तो कैश के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसे बेचेंगे और बेचने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फटाफट से देखो, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टॉक भी क्या हुआ? स्टॉक भी हमारे लिए करंट असेट हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। बिल्कुल हुआ सर, क्योंकि करंट असेट में किन चीजों को रखते हैं, जो या तो पहले से ही कैश के रूप में है, जैसे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। भाई बैंक में भी क्या पड़ा हुआ है, कैश ही तो पड़ा हुआ है। जब एटीएम कार्ड से निकालोगे तो क्या निकलेगा, कैश ही तो निकलेगा। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ये तो ऑलरेडी कैश के रूप में है। और इसके अलावा स्टॉक एक ऐसी चीज है जो जब हम बेचेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी पक्का, ठीक है। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टॉक को करंट असेट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये अभी तो कैश के रूप में नहीं है, बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर सर्टेनली। और कैश तो हम डे टू डे कैश में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी स्टॉक को तो हम डे टू डे कैश में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, अरे यार दुकान इसीलिए तो खोलते हैं स्टॉक बेचने के लिए, और किस लिए खोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो हमारा रोजाना का काम है, हम डेली इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, साल भर तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये तो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता, तो डेफिनेटली क्या है, हमारे लिए करंट असेट है। क्लियर हो गया, ओके। अब लेते हैं अपन दूसरा एग्जांपल। अब फटाफट से समझो आप एक चीज और। अगर अब स्टॉक को आप दो तरीके से बेच सकते हो, कैसे बेच सकते हो आप, दो तरीके से बेच सकते हो। तो जो आपका स्टॉक है उसको आप दो तरीके से सेल कर सकते हो। समझ में आ रहा है, कैसे सर? या तो आप नगद बेच सकते हो कैश में। कैसे बेच सकते हो आप, नगद बेच सकते हो कैश के अंदर, ठीक है। और या फिर आप बेच सकते हो इसको उधार। उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो आप स्टॉक दो तरीके से सेल कर सकते हो, एक तो कैश बेस, कैश, ठीक है। सेकंड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब एक मीनिंग होता है उधार। तो सेकंड मीनिंग हो गया क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब हम उधार पे भी इसको बेच सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हमने इसको नगद बेचा तो हाथों हाथ हमें कैश मिल गया। क्या मिल गया, अगर हमें हमने नगद बेचा तो सर, अगर हमने इसको नगद बेचा तो हमें हाथों हाथ कैश मिल गया। लेकिन अगर हमने इसको उधार बेसिस पे बेचा, ठीक है, तो हाथों हाथ कैश नहीं मिला ना, नहीं मिला सर। लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, यस सर, फ्यूचर में हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो इसको रिसीवेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिसीवेबल। हम इसको दो तरीके से बेच, या कैश बेसिस बेच सकते हैं हम, उधार यानी बेसिस के ऊपर। अगर हमने स्टॉक उधार बेचा है, उधार का मतलब क्रेडिट बेसिस पे, याद रखना क्रेडिट बेसिस। अगर हमने स्टॉक को उधार बेचा है तो उधार हम जिस कस्टमर उधार बेचेंगे, ये जो हमारा कस्टमर है, इसका नाम चाहे राम हो सकता है, इसका नाम चाहे श्याम हो सकता है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसको हम डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेटर। अच्छे से समझो, क्या बोलते हैं इसको, डेटर। आ रही मेरी बात समझ में, इसको हम डेटर बोलेंगे। क्लियर है ना? आपको दिख रहा है, क्या बोलेंगे अपन इसको, डेटर बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगर ध्यान से समझना, आपने इस पे बेचा है यानी उधार पे बेचा है, तो जिस पर्सन को आप उधार बेचते हो उसका नाम तो है राम श्याम कुछ भी है, लेकिन हम टेक्निकली हमारे अकाउंट बोलते हैं डेटर। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि डेटर कौन होता है, कौन होता है डेटर? सर डेटर वो पर्सन है, डेटर इज दैट पर्सन टू हुम, जिसको वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन द क्रेडिट बेसिस। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने गुड्स और सर्विसेज उधार बेची है। जैसे यहां पर ये जो हमारा कस्टमर है, इसका नाम समझ लेते हैं कि इसका नाम राम है ना। तो हमने अपने आप को बिजनेसमैन अज्यूम करना हमेशा अकाउंट्स पढ़ते वक्त, तो हम एक बिजनेसमैन है, एंड लेट्स अज्यूम हमने हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो गुड्स है, वो किसको, राम को उधार बेचा है। अब राम को उधार बेचा तो राम हमारे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ। यानी डेटर कौन होता है, डेटर वो पर्सन है जो फ्यूचर में हमें रुपए देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको गुड्स उधार बेचा है। एम आई क्लियर? सो हु इज द डेटर? डेटर इज दैट पर्सन, डेटर इज दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, बताता हूं। डेटर इज दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे मान लो हमने स्टॉक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को उधार बेचा। ऑर्गेनाइजेशन को उधार बेचने का मतलब, मान लो कोई बड़ी कंपनी है उसको उधार बेचा, जैसे हमने रिलायंस लिमिटेड को माल उधार बेचा है, इसको रिलायंस लिमिटेड को माल उधार बेचा है। अब जो हम बिल बनाएंगे, है ना, वो किसके नाम से बनाएंगे, हम रिलायंस लिमिटेड के नाम से बनाएंगे। तो रिलायंस लिमिटेड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको भी हम डेटर ही बोलेंगे, भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेटर में कौन आता है, डेटर वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने
उधार माल बेचा है, ठीक है, उसको हम डेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो हम जिसको भी उधार माल बेचेंगे, चाहे से किसी पर्सन को बेचें और चाहे से किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचें, किसी कंपनी को उधार माल बेचें, कंपनी को भी बेच सकते हैं अपन उधार माल, क्यों नहीं बेच सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, है ना। और डेटर से बाद में हमें क्या रिसीव हो जाएगा, डेटर से हमें बाद में कैश मिल जाएगा। ओके, तो अब ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं चीज को अच्छे से समझो, ठीक है। सबसे पहले देखना यहां पे, क्लियर, यहां पे समझना। सबसे पहले हमने एक सेकेंड, ठीक है, स्टॉक है हमारा, क्या है स्टॉक हमारे लिए, सर करंट असेट है। क्यों? क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नगद बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उधार बेचेंगे तो क्या होगा, उधार बेचेंगे तो डेटर बनेंगे। क्या बनेंगे, डेटर। क्या है डेटर? कुछ नहीं है सर, वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने उधार माल बेचा है, बात खत्म, वो हमारे लिए डेटर है। क्लियर है? और डेटर हमें फ्यूचर में पैसे देता है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें रुपए देने वाला कौन होता है, डेटर। वापस ध्यान रखना, हमें रुपए देने वाला डेटर होता है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, है ना, तो एक ये मिस्टेक कभी मत करना, मैं बताता हूं कौन सी मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। डेटर की स्पेलिंग क्या होती है, DEBTOR। क्या होती है डेटर की स्पेलिंग, DEBTOR। लेकिन इसमें ये जो बी होता है ना, ये साइलेंट होता है, इसको कभी भी प्रोनाउंस नहीं करना है ना। तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ध्यान रखना, ये डेप्टर नहीं होता, बहुत से लोग इसको डेप्टर बोलते हैं, बिल्कुल गलत होता है, इंसल्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, डेप्टर मत बोलो, है ना। अगर आप डेप्टर बोलोगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, तो फिर इवन बहुत से टीचर्स भी बोल देते हैं डेप्टर। अरे डेप्टर क्या होता है, डेटर होता है, साफ बोला करो डेटर, इसमें बी जो है वो प्रोनाउंस बिल्कुल नहीं होता है। एम आई क्लियर? सो दिस इज डेटर। क्या है ये, डेटर है। ओके, डरना नहीं है कि डेप्टर, डेप्टर क्या होता है, डेटर। आप गौर से सुना करो, बहुत से लोग बोलते हैं डेप्टर, अरे डेप्टर नहीं होता है, डेटर होता है। हु इज द डेटर, डेटर इज दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनाइजेशन टू हुम वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। और डेटर हमें फ्यूचर में रुपए देगा, तो जो हमें रुपए देता है वो हमारे लिए डेटर। एक राइम भी है देखो, देने वाला डेटर, है ना, देने वाला कौन होता है, डेटर। राइम है या नहीं है, दे से देने वाला और डी से डेटर। देने वाला कौन होगा, डेटर, और हमसे रुपए लेने वाला क्रेडिटर, इसको बाद में देखेंगे क्रेडिटर को। तो जो हमें रुपए देता है वो हमारे लिए डेटर है कुल मिला के। और कोई हमें रुपए क्यों देगा बिजनेस में, क्योंकि सर हमने उसको उधार माल बेचा है, ठीक है, हमने उसको कोई सर्विसेज उधार दी है, तो बदले में फ्यूचर में हमें रुपए देगा। तो जो भी हमें रुपए देगा फ्यूचर में किसी उधार लेन देन के कारण, वो हमारे लिए डेटर है। एम आई क्लियर? ओके, सो ठीक है, हु इज द डेटर नाउ, क्या डेफिनेशन डेटर की, डेटर इज दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन द क्रेडिट बेसिस, है ना। और डेटर को डेप्टर नहीं बोलना, क्या बोलना है, डेटर। ओके, नाउ अब इसको सुनो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया वन सेकेंड, हम स्टॉक को दो तरीके से सेल कर सकते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कि स्टॉक को हम दो तरीके से सेल कर सकते हैं, एक तो कैश बेसिस के ऊपर और दूसरा क्या है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमने हमारा स्टॉक जो है, अगर हमने हमारा स्टॉक जो है वो क्रेडिट बेसिस पे बेचा, क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सर उधार पे बेचा, तो हम जिस पर्सन को, ये कस्टमर है ना, ये जो हमारा है, जिस पर्सन को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, आर के मार्बल्स लिमिटेड, कुछ भी कंपनी हो सकती है, जिस पर्सन को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने माल उधार बेचा है, इन दोनों को हम टेक्निकली हमारे अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। सो डेफिनेशन क्लियर है, डेटर इज दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम, जिसको वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, इसको हम बोलते हैं डेटर। आ रही मेरी बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल। चलिए, सो अब मैं बताता हूं, अब मुझे एक चीज बताओ आप जल्दी से, स्टॉक जो है ना, स्टॉक को अगर नगद बेचा तो कैश मिल गया, कैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अगर हमने इसको उधार बेचा है, क्रेडिट बेसिस पे बेचा है, तो उधार बेचने से क्या बनेंगे, क्रेडिट सेल से डेटर बनेंगे। और ये डेटर से बाद में हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमारे डेटर हैं, इनसे बाद में हमें क्या मिलेगा, इनसे बाद में हमें सर रुपए मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, रुपए मिल जाएंगे।
तो इनसे बाद में हमारे पास कैश आ जाएगा। तो फाइनली ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। और उधार ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बिजनेस में 1 या 2 महीने के लिए देते हैं, 3 महीने के लिए देते हैं, तो साल भर के अंदर अंदर तो पक्का इनसे कैश मिल ही जाएगा ना। तो डेटर को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, करंट असेट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, आ रहा अच्छे से समझ में? चलिए, तो अभी हमने स्टॉक का देख लिया, स्टॉक करंट असेट है। स्टॉक को अगर उधार बेचा तो डेटर बने, और डेटर से बाद में कैश आ गया। तो डेटर से जब कैश आ गया तो डेटर भी क्या हो गया, करंट असेट हो गया, क्योंकि डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहां तक? बोलो अच्छे से। ओके, अभी और लेते हैं अपन, और एग्जांपल्स लेते हैं और इसको और ज्यादा फर्दर क्लियर कर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारा स्टॉक है ना। हमने इसको क्रेडिट बेसिस के ऊपर, किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस का मतलब उधार पे, क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है। तो क्रेडिट बेसिस के ऊपर एक कस्टमर को बेचा, जिसका नेम क्या है, जिसका नेम राम है। सर क्या नेम है जिसका, राम है। लेकिन हम उसको टेक्निकली क्या कहेंगे, डेटर बोलेंगे, जिसको हम उधार माल बेचते हैं। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, हम तो उसको डेटर बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा डेटर हो गया। अब हमने इसको कितने का माल बेचा है, इसको मान लो हमने 5 लाख रुपए का माल बेचा है। आई मीन टू से हमने 5 लाख रुपीज का गुड्स इसको सोल्ड करा, किसको, डेटर को, उधार में। ठीक है, अब 5 लाख एक मेजर अमाउंट है, हम ऐसे उधार नहीं रख सकते, है ना। कल को ये पैसा नहीं दो तो नहीं दे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमने एक काम किया, हमने इसको बोला कि यार इसके बदले में तू हमें ना कुछ रिटर्न के अंदर गारंटी दे दे, रिटर्न में लिख के दे दे कि हाँ इस तारीख को पैसे दे देगा। भाई तू हमसे पैसे मांग क्या गुड्स उधार खरीदना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा परमानेंट कस्टमर है, ले ले गुड्स उधार ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमारे लिए तो एक काम कर दे, हमें रिटर्न में लिख के दे दे कि भाई तू फ्यूचर में हमें इस डेट को पैसे दे देगा क्या। तो इसने बोला ठीक है, मुझे तो पैसा देना ही है, क्या दिक्कत है, मैं आपको रिटर्न में दे देता हूँ। तो ऐसा कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पेपर, अगर हमने इससे कोई लिया है तो उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जो इसको फिर आगे और एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। बी फॉर बिल्स और आर फॉर रिसीवेबल, है ना। ये बिल नहीं है, वो दूसरा जो बिल बनता है ना अपन खरीदते बेचते हैं उस टाइम, वो बिल नहीं है। टेक्निकली हमारे डेटर से अगर हमें रिटर्न के अंदर ये एक्सेप्टेंस मिलती है, वो ये एडमिट करता है रिटर्न में कि हाँ मैं इस सर्टेन डेट को आपको पैसे दे दूंगा, है ना, मैं आपको पैसे चुका दूंगा, तो इस चीज को हम रिसीवेबल बोलते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट हम अपने पास रखेंगे उससे लेकर, उससे जो हमें रिटर्न एक्सेप्टेंस मिली है पेमेंट की, क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर, कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो हम उससे रिटर्न के अंदर लिखवा कर ले सकते हैं कि भाई आप हमें लिख के दे दो कि इस तारीख को आप हमें पैसे दे दोगे, ताकि हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस रहे, है ना, उसका लिखा हुआ, है ना, सील लगा हुआ, स्टैंप लगी हुई, अटेस्टेड किया हुआ कोर्ट में, हमारे पास वो सबूत रहता है। तो उसको हम बोल देते हैं टेक्निकली रिसीवेबल। तो ये किससे मिलता है, डेटर से मिलता है। किससे मिलता है, ये हमें डेटर से मिलता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमने जैसे स्टॉक नगद बेचा तो हाथों हाथ कैश आ गया। अगर क्रेडिट में बेचा है, उधार में बेचा है, तो जिसको हमने उधार बेचा है उसका नाम चाहे से कुछ भी हो, उसको कहेंगे हम डेटर। और बाद में हम डेटर से क्या डिमांड कर सकते हैं, डेटर से हम ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप हमें लिख के दे दो कि आप इतने तारीख को पैसे दे दोगे। तो ऐसा अगर उसने कोई रिटर्न प्रॉमिस हमें दिया है लिख के, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। ये एक तरह का रिटर्न प्रॉमिस है जो हमें किससे रिसीव्ड हो रहा है, ये हमें डेटर से रिसीव्ड हो रहा है ना। और इसका एक स्पेसिफिक डेट को, एक सर्टेन डेट को हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो फिर आ रही मेरी बात समझ में? तो ये चीज भी बाद में जाके कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या इसके और इसके बाद पास कैश आ जाएगा, हम उसका बीआर उसको वापस लौटा देंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी टाइम इसमें लिखा हो उसके बाद में, और उससे कैश ले लेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल को भी हम करंट असेट में इंक्लूड करते हैं। आ रहा? तो क्या होता है बिल्स रिसीवेबल? सर बिल्स रिसीवेबल कुछ भी नहीं है, डेटर से हमें रिटर्न के अंदर प्रॉमिस मिलता है, रिटर्न प्रॉमिस है डेटर की तरफ से कि वो हमें फ्यूचर में पैसे दे देगा इस सर्टेन डेट को। ठीक है,
तो वो जो पेपर है उसी को हम बिल्स रिसीवेबल कह देते हैं, और कुछ भी नहीं है सर, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, बोलो फटाफट से। ठीक है, तो अभी और करते हैं अपन। तो देखो डेफिनेशन देखो बिल्स रिसीवेबल की। क्या है बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन? कि बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल क्या चीज है? बिल्स रिसीवेबल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहोगे कि सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है? जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं और जो बिल्स पेएबल होते हैं इनको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं। इनको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो टेक्निकल वर्ड है बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब, आप ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज का दो ही मीनिंग होता है, बीआर या बीपी, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। आ गया समझ में? तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? सर जो बीआर होता है ना और जो बीपी होता है इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो एक ही बात है कि बिल्स रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटर्न में लिखा हुआ कोई पेपर, लीगल पेपर। तो ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना। रिसीव्ड फ्रॉम, ये किससे रिसीव्ड हुआ है? डेटर से रिसीव्ड हुआ है ना। जैसे मेरे सामने एक पर्सन है और मैं इसको उधार माल बेचता हूं। जैसे मेरे सामने राकेश बैठा हुआ है और राकेश मेरा कस्टमर है, मैंने राकेश को गुड्स उधार बेचा 5 लाख रुपए का, तो राकेश मेरे लिए क्या हुआ? डेटर। अब मैं राकेश को कहता हूं कि यार तू रिटर्न में लिख के दे दे कि मुझे सर्टेन डेट को पेमेंट कर देगा। तो हम क्या करेंगे? एक स्टैंप ले लेंगे, उस स्टैंप को कोर्ट में नोटरी वगैरह करवा देंगे, अटेस्टेट वगैरह करा देंगे वकील से, है ना, एविडेंस रहेगा उसका, और स्टैंप पेज से लिखवा लेंगे। तो वही रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये किससे रिसीव्ड हुआ है? डेटर से रिसीव्ड हुआ है ना। जिसका अमाउंट, विच ऑफ अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जिसका अमाउंट हमें एक स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट का मतलब जो उसमें लिखी हुई डेट है ना, जो उसमें स्पेसिफाइड कर रखी है हमने, उस डेट को रिसीव हो जाएगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज which are received from debtor. I repeat, bills receivable is a bill of exchange received from debtor, which of amount will be received in the future on the specified date, है ना। जिसका अमाउंट हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा एक स्पेसिफाइड डेट को। और जब अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा, यानी हमारे पास इसके थ्रू, इसके अगेंस्ट में या इससे कैश आ जाएगा, तो ये भी आज नहीं कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम करंट असेट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो या तो पहले से ही कैश के रूप में है, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और या अगर कैश के रूप में नहीं है तो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको भी हम करंट असेट्स ही बोलते हैं। जैसे डेटर, हमने किसी को उधार माल बेचा, उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं, और जितने टाइम के लिए उधार बेचा उतने टाइम बाद हमारे पास डेटर से क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, है ना। तो डेटर करंट असेट हुआ। फिर डेटर से हम क्या ले लेते हैं? कितने बार रिटर्न के अंदर लिखवा के ले लेते हैं कि तू पैसे देगा या नहीं देगा, लिख के दे दे। तो वो रिटर्न में अगर हमें ऐसा रिटर्न प्रॉमिस करता है लीगल, तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? बिल्स रिसीवेबल। और इसका भी एक सर्टेन टाइम आफ्टर हमें क्या रिसीव हो जाएगा? कैश रिसीव हो जाएगा इसके बदले में। तो इस बीआर को भी हम क्या बोलेंगे? करंट असेट्स ही कहेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक है, चलिए। तो आ रहा है समझ में अच्छे से? बस इसको रिपीट करते हो और कॉपी लेके साथ साथ लिख। ओके, अब आप लोग वापस अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। हमने कहा था कि करंट असेट्स को हम कुछ और भी नाम से जानते हैं। तो करंट असेट्स के और क्या क्या डिफरेंट नेम्स हैं? इसको फ्लक्चुएटिंग असेट्स बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं, और इसको सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं इसको क्यों हम फ्लक्चुएटिंग, तो बेसिकली हम देखें इसको फ्लक्चुएटिंग एसेट्स हमने क्यों कहा है ना। अब समझ में आएगा कि क्यों इसको फ्लक्चुएटिंग एसेट्स कहा है। ठीक है, अब समझना, आपके करंट एसेट्स के अंदर आता है कैश बैलेंस, आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। और कैश के अलावा वो चीजें
जो हाल फिलहाल अभी 8% तो कैश में नहीं है, बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, स्टॉक कैश में नहीं है लेकिन कैश में बदल जाएगा जब हम इसे बेचेंगे, और जल्दी बदल जाएगा, ठीक है। फिर स्टॉक अगर हमने उधार बेचा तो डेटर बनेंगे, डेटर से हमें क्या मिल जाएगा, अगर रिटर्न में प्रॉमिस मिलता है तो दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कैश बैलेंस बिजनेस में कांस्टेंट रहता है या फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है? आप मुझे समझाओ। सर कैश बैलेंस कम ज्यादा होता रहता है सर, है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहता है कैश बैलेंस। कैसे? मान लो मेरे पास अभी 5 लाख रुपीज कैश है ना, और मैं किसी को पेमेंट कर दूं 1 लाख रुपीज का, तो अब कैश कितना हो गया, 4 लाख हो गया मेरे पास एट द सेम मोमेंट। और फिर थोड़ी देर बाद ही, मान लो 10 मिनट बाद ही, मैं किसी से पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ 50,000 का, अब कितना हो गया, 4,50,000 हो गया सर। अब आपके पास आ रहा समझे कितना हो गया, 4,50,000 रुपीज हो गया। एक चीज और क्या हो सकता है सर, एक 450 हो गया। फिर मैंने मान लो कोई गुड्स खरीदा, है ना, स्टॉक खरीदा और कैश में खरीदा, कैश में खरीदा, 2 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो अब मेरे पास कितना कैश बचा, सिर्फ 2.5 लाख बचा। मान लो उसके बाद मैंने 2.5 लाख और किसी को चुका दिए, पेमेंट करना था, अर्जेंट पेमेंट था, वो कर दिया, तो कितना बैलेंस हुआ मेरे पास, जीरो बैलेंस हो गया। फिर किसी डेटर से पैसा आ गया, फिर कैश बैलेंस बढ़ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस के अंदर कैश कम ज्यादा होता रहता है रेगुलरली, है ना, यानी कम ज्यादा होने का मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए कैश को, कैश एक करंट असेट है और इसको हम फ्लक्चुएटिंग असेट्स भी बोलते हैं। फ्लक्चुएट होता रहता है, इसकी जो वैल्यू है कैश की, या आई मीन टू से जो कैश का अमाउंट है, बेटर टू से जो कैश का अमाउंट है वो कम ज्यादा होता रहता है बिजनेस में, फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए इनको हम करंट असेट्स को फ्लक्चुएटिंग असेट्स भी बोलते हैं। स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक में भी ऐसा ही है। स्टॉक हम जैसे जैसे बेचते हैं स्टॉक कम होता रहता है, और जब नया खरीद लिया तो वापस बढ़ जाता है, तो स्टॉक भी कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग असेट्स बोलते हैं। इन द सिमिलर वे डेटर, बिल्कुल सही है। आपने एक पर्सन को माल उधार बेचा, है ना, 50,000 का, तो 8% आपके डेटर कितने हुए, जैसे आपने एक पर्सन को उधार माल बेचा तो ये आपका डेटर हुआ 50,000 से। आपने 15 मिनट बाद एक जने को और उधार माल बेच दिया तो वो भी आपका डेटर बन गया। मान लो आपने 1,50,000 का उधार माल उसको बेचा, है ना, तो टोटल डेटर्स आपके कितने हो गए, 2 लाख के। फिर मान लो आपने पहले किसी को उधार माल बेचा हुआ था महीने भर पहले, उसने आपको पैसा दे दिया, तो आपके डेटर वापस क्या हो गए, कम हो गए, है ना। तो कहने का मतलब डेटर जो है वो भी कम ज्यादा होते रहते हैं, जैसे जैसे हम माल बेचेंगे उधार, डेटर बढ़ते जाएंगे, और जब उनसे पैसा आता जाएगा तो डेटरशिप कैंसिल होती जाएगी, डेटर्स कम होते जाएंगे, है ना। तो डेटर भी हमारी क्या है, करंट असेट है, और ये भी कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग असेट है। क्लियर है? बी आर, है ना, आपके पास एक बी आर है ना, आपके पास दो बी आर हैं, आपके पास कई सारे बिल्स रिसीवेबल हैं, है ना। जब आप उधार माल बेचोगे तो डेटर बनेंगे, डेटर से जैसे जैसे आपके पास बी आर आएंगे, बी आर का बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा, और इन बी आर के बदले में जैसे जैसे आपको कैश रिसीव होता जाएगा बी आर कैंसिल होते जाएंगे, तो बी आर का बैलेंस भी, बी आर का अमाउंट भी बिजनेस में कम ज्यादा होता रहता है। दैट्स वाई बी आर इज ऑल्सो अ फ्लक्चुएटिंग असेट, आई मीन टू से all the current assets are fluctuating assets because these amount, इनका जो अमाउंट है, because the amount of these assets are continuously fluctuates, है ना, continuously up and down होता रहता है, इसलिए current assets को हम fluctuating assets भी कहते हैं। क्लियर? ओके, अब सेकंड नेम पढ़ते हैं, है ना। करंट असेट्स को हम फ्लक्चुएटिंग असेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है, कैश बिजनेस में कम ज्यादा होता रहता है, स्टॉक भी कम ज्यादा होता है, डेटर्स भी, जब जैसे जैसे उधार बेचोगे डेटर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे उनसे पेमेंट आता जाएगा डेटर्स कम होते जाएंगे। सेम यही चीज बीआर के साथ है। और फ्लक्चुएट, अब इसको हम फ्लोटिंग असेट्स भी बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब भी यही है कि ये लिक्विड, इनमें लिक्विडिटी रहती है, कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना, और फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग असेट्स बोल दिया। तो एफ से फ्लक्चुएटिंग असेट्स, एफ से फ्लोटिंग असेट्स। और नेक्स्ट क्या है, फटाफट से बोलो। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग असेट्स। करंट असेट्स को हम सर्कुलेटिंग असेट्स भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सर्कुलेटिंग असेट्स। क्यों बोलते हैं सर्कुलेटिंग असेट्स, तो अभी बताता हूं कि सर्कुलेटिंग असेट्स हमने क्यों बोला इसको, ठीक है। देखते हैं अभी फटाफट से कि भाई क्यों इसको सर्कुलेटिंग असेट्स हमने कहा है। तो सर्कुलेटिंग असेट्स इसलिए बोला कि जो स्टॉक है,
उसको जब हम बेचेंगे तो वो एक नई करंट असेट में कन्वर्ट हो जाएगा डेटर में। अब समझना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक सेकेंड। स्टॉक, स्टॉक को हमने उधार बेचा, तो स्टॉक को जब हम उधार बेचेंगे तो जिसको हमने उधार बेचा है वो क्या है, वो हमारा डेटर है। ठीक है, तो स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया, डेटर में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। हमने स्टॉक को उधार बेचा तो स्टॉक एक नई करंट, और डेटर भी क्या होती है, डेटर भी एक करंट असेट है, स्टॉक भी क्या है, एक करंट असेट। तो एक करंट असेट दूसरी करंट असेट में चेंज हो गई। स्टॉक को हमने नगद बेचा तो कैश में कन्वर्ट हो गया, कैश भी एक करंट असेट है, यानी स्टॉक एक दूसरी करंट असेट कैश में कन्वर्ट हो गया। उधार बेचा है तो डेटर बन गया, डेटर भी एक करंट असेट होता है, यानी डेटर में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टॉक एक करंट असेट है, वो एक दूसरी करंट असेट के रूप में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। फिर डेटर से हमें क्या मिल गया, बीआर। जब डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो दो असेट थोड़ी दिखा सकते हैं कि माल तो 5 लाख का उधार बेचा है तो 5 लाख डेटर के नाम से भी दिखा दिया और 5 लाख बीआर के नाम से भी दिखा दिया, ऐसे तो 10 लाख हो गया हमारा एसेट। ऐसे थोड़ी होगा, जब 5 लाख का माल उधार बेचा है तो या तो डेटर के नाम से एसेट क्रिएट होगा, और अगर उससे बीआर हो गया तो एसेट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो हुआ, स्टॉक चेंज हुआ डेटर में जो एक करंट असेट है, डेटर फिर किस में चेंज हो गया, बीआर में, और बीआर बाद में किस में चेंज हो गया, कैश में। ठीक है, और कैश वापस किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में। तो कुल मिला के ये चीज एक दूसरे में चेंज होती रहती है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग असेट, क्योंकि ये एक सर्कल में फ्लो होती। स्टॉक को नगद बेचा तो कैश कन्वर्ट हो गया, नहीं बेचा तो डेटर बन गया, डेटर एक ऑल्सो करंट असेट है। सो स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू डेटर which is the current asset, debtor further converted into BR which is also a current asset, and BR also converted into cash, and then we purchased stock from the cash. तो ये वो करंट असेट्स हैं जो आपस में एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। स्टॉक बदला कैश में, या स्टॉक बदला डेटर में, डेटर बदला बीआर में, बीआर बदल गया वापस कैश में, और कैश वापस बदल गया किसमें, स्टॉक में, कैश से स्टॉक खरीद लिया। सो दैट्स व्हाई these assets are known as, कौन सी असेट्स, करंट असेट्स को हम सर्कुलेटिंग असेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में सर्कुलेट होती रहती है, एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, एक दूसरे में चेंज होती रहती है, सर्कुलेट होती है। दैट्स व्हाई करंट असेट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग असेट्स। एम आई राइट? तो अब हम देखें एग्जांपल्स ऑफ करंट असेट्स के अंदर हमने क्या क्या एग्जांपल देखे थे। स्टॉक, क्लियर है, स्टॉक क्या चीज होता है, अनसोल्ड गुड्स जो हमारे बिजनेस में अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल फॉर द सेल, है ना, गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल विच इज द स्टॉक। आगे और देखेंगे इसकी डेफिनेशन। फिर डेटर, हु इज द डेटर, डेटर इज दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन द क्रेडिट बेसिस, राइट। डेटर से फिर हमें क्या रिसीव हो गया, डेटर से हमें रिसीव हो गया बीआर। बीआर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट which is received from the debtor which of amount will be received on a specified date। ये क्लियर। अब हम ये दो चीजें देख लेते हैं और उसके बाद हमारा सेशन फिनिश। क्या अक्रूड इनकम क्या होती है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपना सेशन जो है आज का फिनिश करेंगे। क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट इज द अक्रूड इनकम एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, सो अक्रूड इनकम क्या चीज है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड करंट असेट, देखते हैं। accrued income. Now, what is the accrued income? Accrued income is also known as income receivable. What is this? Income receivable. ये इसी का दूसरा सेकंड नेम है। Getting my point? Accrued income is also known as income receivable. अब इससे क्लियर हो गया कि ऐसी इनकम जो हमें रिसीव्ड नहीं हुई है बट फ्यूचर में रिसीव होगी, यानी हमारी उधार इनकम, हमारी कमाई हुई कोई उधार इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, इसको हम कहेंगे अक्रूड इनकम। ठीक है, बोलो क्लियर, आपको दिख रहा है अच्छे से? ऑल राइट। सो फाइनली
व्हाट इज द अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम इज ऑल्सो नोन एज इनकम रिसीवेबल। और जैसे रिसीवेबल वर्ड आता है दिमाग में और आना चाहिए कि अच्छा वो इनकम जो अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, फ्यूचर में रिसीव होगी, वो अक्रूड इनकम है। और क्यों फ्यूचर में रिसीव होगी? क्योंकि ये हमारी उधार इनकम है। ये वो इनकम है जो हमने कमा तो ली है, जो हमने कमा तो ली है, लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सो व्हाट इज द अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज अर्न, है ना, विच हैज अर्न की सेकेंड फॉर्म। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज अर्न, जो हमने कमा ली है, बट नॉट येट रिसीव्ड, बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई है। Am I right? So what is the accrued income? Accrued income is that income which has wait, which has earned, which has earned but not yet received, but not yet received, which has earned, जो हमने कमा ली है but not yet received. This is the accrued income. So am I right? Okay. So let's understand. You can see the definition of accrued income on your screen. Okay. So let's start with this. What is the accrued income? Accrued income is that income, accrued income is that income which has earned, जो हमने कमा ली है, जो हम कमा चुके हैं, but the amount of that not yet received, जिसका amount हमें received नहीं हुआ है. So I repeat again, what is the accrued income? Accrued income is that income which has earned but not yet received, जो अभी तक received नहीं हुई है. But since it is receivable amount in the future, and being receivable, it's an asset, it's my property, this amount will be received by me in the future. That's why it is treated as an asset, as an asset. And what kind of asset it is? It is current asset, because it will be converted into cash within a very short period of time. We can say 1 year. All right. So what is the accrued income? Accrued income is that income which has earned, जो कमा ली है, कमा चुके हैं, but not yet received. Simply speaking, it is the उधार income. ये क्या है? उधार इनकम है। वो इनकम है जो हमने अर्न कर ली है बट नॉट येट रिसीव्ड, बट ये फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वी विल रिसीव दिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसके बदले में हमारे पास कैश आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ करंट एसेट। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट अक्रूड इनकम इज इनकम रिसीवेबल, यानी इनकम हमें रिसीव्ड नहीं हुई है, रिसीवेबल है, फ्यूचर में हमें रिसीव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किसी को पैसा उधार दे रखा है। ओके, आई लेंडेड सम मनी टू समबडी एल्स, किसी को भी पैसा उधार दे रखा है ऑन द इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, और मंथली मुझे कितना अमाउंट रिसीव होता है? मंथली आई गेट 5,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट। ओके, मंथ एंड हो गया, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। मैंने किसी को पैसा उधार दे रखा है ब्याज के ऊपर, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। हाँ, महीने के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? मुझे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, लेकिन इस बार सामने वाला जो पर्सन है, जो जिसने बोरो किया था मनी, जिसको मैंने पैसा उधार दिया था, वो कहता है कि मेरे पास अभी पैसा की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको इस महीने का जो ब्याज है वो आपको अगले महीने दे दूंगा या 1-2 महीने बाद दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम इंटरेस्ट अर्न तो कर चुके, लेकिन हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल और हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने कोई रूम जो है वो रेंट पे दे रखा है। सपोज क्या दे रखा है? रेंट पे। जैसे हमारा होटल वगैरह है, कुछ भी है ना, तो होटल वगैरह तो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंट है। तो हमने कोई रूम रेंट पे दे रखा है किसी को, ठीक है, और कोई परमानेंट वहां पे रहता है, मतलब तो उसका जो रेंट बनता है सपोज, है ना, वो मंथली हमारा 10,000 रुपीज का रेंट बनता है जो हम उससे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये 10,000 का रेंट जो है, महीना खत्म हो गया,
उस पूरे महीने भर वो उस रेंट में रहा, उसने उस रूम को ऑक्यूपाई किया, यूज किया उस रूम को, हमारा किराया बन गया ना, महीना भर खत्म हो गया। लेकिन जब हमने उसको डिमांड किया कि लाओ भाई किराया दो, महीना खत्म हो गया, वो कहता कि मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, यानी जब भी मेरे पास पैसा आएगा दे दूंगा, अभी मैं आपको 1-2 महीने रेंट नहीं पे कर पाऊंगा, ये रेंट मैं बाद में आपको पे कर दूंगा। सो ये जो रेंट है ये क्या है, अक्रूड रेंट हो गया, है ना, हमारी इनकम थी रेंट यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने किसी को किराए पे दे रखा था रूम, है ना, और उस पे हमें किराया मिलना था, महीना खत्म हो गया, हमारा राइट बनता है, लीगल राइट बनता है वो इनकम रिसीव करने का, हमने वो इनकम अर्न कर ली है। अर्न करने का मतलब ये नहीं कैश में आ गया हो, हमारा लीगल राइट जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है, वो अराइज हो गया कि हमें वो रेंट मिल जाना चाहिए। ओके, सो ये अक्रूड रेंट है। कौन सा? वो रेंट जो हमने अर्न कर लिया है, हमारा लीगल राइट बनता है उसको रिसीव करने का, बट नॉट येट रिसीव्ड, दिस इज कॉल्ड अक्रूड रेंट, है ना। ऐसे कमीशन हो सकता है, हम किसी के लिए वर्क करते हैं कमीशन बेसिस पे मान लो, और हमें मंथली 10,000 का कमीशन मिलता है ना, लेकिन इस बार महीना खत्म हो गया, और महीना खत्म होने के बाद उस पार्टी का फोन आया कि मैं अभी 1-2 महीने आपको कमीशन या इस महीने का कमीशन आपको पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी फंड की शॉर्टेज है, मैं बाद में पे कर दूंगा आपको। तो हमने कमा तो लिया ना, महीना खत्म हो गया, तो कमीशन मिलना तो चाहिए हमें, है ना, हमारा लीगल राइट अराइज हो गया कि भाई मिलना चाहिए हमें, लेकिन सामने वाला कह रहा बाद में दे देगा, तो इट्स ओके यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है बिजनेस में, बाद में दे देगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कमीशन जो हमने अर्न कर लिया है बट नॉट येट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड accrued commission. Okay, so what is the accrued income? Accrued income is that income which has earned by us, जो हमने कमा ली है but not yet received, है ना, it will be received in the future and we will get cash, we will get the amount against this, that's why it is current asset, because इसके बदले में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि वो चीजें भी करंट असेट्स हैं जो भले कैश के रूप में नहीं है, लेकिन जिनके बदले में हमारे पास कैश आ जाएगा, कितने टाइम में, साल भर के अंदर अंदर, उनको भी हम करंट असेट बोलते हैं, दैट्स व्हाई अक्रूड इनकम इज आल्सो अ करंट असेट। क्लियर है? अब लास्ट नेम बचा है इसमें, एक एग्जांपल है विच इज प्रीपेड एक्सपेंस। ये बड़ा अजीब है, एक्सपेंस है ना, लेकिन फिर भी हमारे लिए एसेट है। कैसे है देखते हैं अभी फटाफट से, ठीक है, तो अभी लो। सो ओके, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ अभी तक? ड्यू नहीं हुआ। क्या मतलब होता है ड्यू होने का? कोई भी एक्सपेंस लीगली जिस दिन हम उसको पे करने के लिए ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं, उस दिन वो एक्सपेंस ड्यू माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपना जैसे मान लो कोई रूम रेंट पे ले रखा है, या हमने शॉप रेंट पे ले रखी है, बिजनेस पर्पज से हम बात करें कि हमने हमारी शॉप जो है वो रेंट पे ले रखी है। अब रेंट पे ले रखी है, क्लियर है, तो महीने भर बाद मुझे उसका रेंट पे करना है, और महीना खत्म होने पे रेंट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ड्यू होने का मतलब हम लीगली उसको पे करने के लिए लायबल बन चुके हैं। क्लियर? सो वो खर्चा ड्यू माना जाता है जब भी वो खर्चा अराइज हो जाता है। ओके, उसकी डेट आ जाती है पेमेंट करने की डेट, उस दिन वो ड्यू माना जाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या, नेम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब एडवांस में पेड किया हुआ एक्सपेंस, है ना। प्रीपेड का मतलब एडवांस में पे किया हुआ एक्सपेंस। सो व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड इज दैट एक्सपेंस ड्यू, जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, पेड इन एडवांस, लेकिन हम जिसका ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, जिसको पहले से हमने पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम वी हैव टेकन अ शॉप ऑन द रेंट, हमने रेंट पे लिए वो, है ना, क्लियर है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अ मंथ वी हैव टू पे ₹10,000 ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इसका हमें रेंट पे करना पड़ता है ₹10,000 पर मंथ। ओके, मंथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू पे ₹10,000 टू द लैंडलॉर्ड, है ना, लेकिन हमने क्या करा, 10,000 रुपए की जगह उसको नेक्स्ट मंथ का रेंट भी एडवांस दे दिया। ओके, टोटली वी पेड ₹20,000। इस महीने का रेंट तो पे किया ही किया, नेक्स्ट सपोज 2 मंथ्स का रेंट ले लेते हैं, 2 मंथ्स का रेंट भी हमने एडवांस पे कर दिया। सो इन द करंट मंथ मैंने कितना रेंट पे किया, करंट मंथ के एंड होने पे मैंने ₹30,000 का रेंट पे किया, उसमें से ₹10,000 का रेंट तो इस महीने का है, वो तो इस महीने का एक्सपेंस है, लेकिन जो 2 मंथ्स का रेंट मैंने एडवांस पे कर दिया, इसको मैं बोलूंगा प्री
पेड रेंट, क्या बोलूंगा, प्रीपेड रेंट।